हम लोगों ने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकल चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स को क्वांटिफाई करने के लिए कि ये फोर्स कितना होगा, द क्वांटिटी ऑफ फोर्स दैट वाज गिवन बाय कूलम। कूलम ने ये जो लॉ बनाया उसके बेस था that in our nature we know in the very first lesson the nature is made of energy and matter. So characteristic of energy, characteristic of matter, both are almost similar. Now we have proved similar. Similarly, the force in the mass is created due to two characteristics: one mass, other electric charge. Again, force applied by a matter, by a particle, may be due to its two characteristics, because it has mass, due to which it will apply gravitational force. Other reason is because it has having charge, that charge is applying force. यहाँ तक सिमेट्री थी। फिजिक्स इज साइंस ऑफ सिमेट्री। तो जब मास फोर्स लगाता है तो उसके लिए न्यूटन ने उसको क्वांटिफाई करने के लिए एक लॉ बनाया। वो लॉ क्या था? दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज m1 into m2. Gravitational force is inversely proportionate to distance, inverse square law, and this is product law. और बीच में एक कांस्टेंट दैट वाज g। तो उनका फॉर्मूला फाइनली क्या बना? g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये एक फोर्स है जो मैटर लगा सकता है अपनी किस कैरेक्टरिस्टिक के कारण? मास के कारण। इसी चीज को कूलम ने बेस बनाया और बेस बनाकर उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी फोर्स निकालने का फॉर्मूला बनाया। तो उनका ये कहना था जैसे ये 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है वैसे ही फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज प्रोपोर्शनेट टू प्रोडक्ट ऑफ, ये दोनों के क्या हैं? मास। तो यहां दोनों के क्या आने चाहिए? चार्ज। ठीक, ये अब उन्होंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज प्रोपोर्शनेट टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये किस पर बेस्ड था? किसको कॉपी किया गया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, क्योंकि मास एक कैरेक्टरिस्टिक है और चार्ज दूसरी। तो अगर मास वाला जो रूल होगा वही रूल चार्ज पे भी लगेगा। लेकिन एक चीज का डिफरेंस आ रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स में बीच में मीडियम से कोई अंतर नहीं पड़ता। मीडियम डज नॉट अफेक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस, बट इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस दे यूज टू मेक लॉट ऑफ डिफरेंस। सो ही हैज क्रिएटेड अनदर constant here. Force electrical is equal to constant, we can say it is Coulomb's constant, Q1 Q2 upon R square. This is Coulomb's constant, but he said the Coulomb constant is unlike gravitational constant because this is affected by medium. For different medium, this constant is different. So this gave a shape of Coulomb's law. Okay, another thing what we will remember is that the fundamental law was made for the charges which were in the shape of a point, because if it is not a point, then the direction of force will be scattered, different. So the fundamental force was made for point charges. Okay, so now we are in a position to write it. Coulomb's law in electrostatics.
How it depends upon medium? We made another quantity of the medium which changes, which affects Coulomb's law, and that characteristic of the medium is known as permittivity. परमिटिविटी किसी भी मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है, और ये कैरेक्टरिस्टिक किस चीज को अफेक्ट करती है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को। इसमें परमिट शब्द एक छोटा सा आया है, तो देखिए अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं और ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चार्ज पार्टिकल इस पर फोर्स अप्लाई करता है। एज यू वर डिस्कसिंग, फोर्स अप्लाई करने का इसके पास एक तरीका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि इसने इसको खींचने के लिए 100 स्ट्रिंग्स भेजी और हर स्ट्रिंग के पास एक एक ताकत है, तो इसको 100 ताकत से वो अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब इसके बीच में हमने एक मीडियम क्रिएट कर दिया, ये मीडियम क्रिएट करके ये दोनों चार्जेस को ऐसा रख दिया। अब जब ये अपनी 100 स्ट्रिंग्स भेजता है तो यहां 10 स्ट्रिंग पहुंचती हैं, 90 कहां हो गई? 90 इसने एब्जॉर्ब कर दी। वो 90 जो इसने एब्जॉर्ब कर दी वो दिखाती हैं कि इसकी परमिटिविटी कितनी है। फिर से सुनिए, अब हमने क्या किया कि ये दो चार्जेस लिए और इसके बीच में ये वाला मीडियम लगा दिया, मीडियम चेंज कर दिया। फिर से इसने 100 लाइंस भेजी। अब हम देखते हैं इसको 40 लाइंस मिली, तो इसने कितनी एब्जॉर्ब कर ली? तो इसकी परमिटिविटी कितनी? तो याद रखिए इसकी परमिटिविटी 40 नहीं है, इसकी परमिटिविटी 60 है, जो इसने कम कर दिया। ठीक, इसकी परमिटिविटी हमने बताया था, इसने 100 भेजी और इसको कितनी मिली थी? 10, तो इसकी परमिटिविटी 90, इसकी परमिटिविटी 60, तो इसकी परमिटिविटी कम है और फोर्स कैसा लग रहा है? ज्यादा। सो वी रिमेंबर दैट वी हैव मेड ए रूल, इफ द परमिटिविटी इज लेस द फोर्स विल बी मोर। उल्टा कर लो, इफ द फोर्स इज मोर देन वी विल से परमिटिविटी इज लेस। ठीक है, दिस इज परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। सो व्हाट इज डन बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक? इट reduces the effect of force by charge, reduce the effect, उस इफेक्ट को कम कर देता है। सो यहां से इसने 100 फोर्स भेजा, इसने 100 इसको नहीं लगने दिया, इसने खुद 60 एब्जॉर्ब कर लिया, तो हम क्या बोलेंगे? इसकी परमिटिविटी 60। ओके, सो दिस इज परमिटिविटी। नाउ हाउ टू सेट इट इन न्यूमेरिकल वैल्यूज? इन न्यूमेरिकल वैल्यूज the permittivity, we have given a symbol. The measurement of permittivity has a symbol epsilon. How it is pronounced? Epsilon. Okay, so epsilon we will keep reserved for permittivity. ठीक है? Okay, electrical permittivity. Now, how this permittivity is related to Coulomb's constant? Permittivity एक पॉइंट चार्ज हमने रखा, इसके चारों तरफ इसका इफेक्ट है। यहां से यहां से यहां से जितनी तरफ ये लाइन निकाल रहा है पकड़ने की, हर लाइन को किस में से जाना पड़ रहा है? मीडियम से। तो वो मीडियम इसको कितने एंगल पर, with how much angle it is affecting it? Answer, the total angle is 4 pi. कितने एंगल पे इसको इफेक्ट करता है? 4 पाई। उसमें से 4 पाई एंगल में से मैंने ये सामने दूसरा चार्ज रखा, एक लाइन, तो इसका फोर्स कितना कम हो गया? फिर से, इसका पूरा एक फोर्स था, उस फोर्स में कितनी लाइनें निकलती हैं? 4 पाई, क्योंकि 4 पाई एंगल होता है।
एक पॉइंट के चारों तरफ, उसमें से ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज एक लाइन पर है, तो इस टोटल फोर्स का क्या पूरा का पूरा इफेक्ट इस पर आएगा या सिर्फ एक लाइन वाला आएगा? एक लाइन वाला। वो एक लाइन वाला इफेक्ट कितना? तो हमने कहा टोटल एंगल कितना होता है 4 पाई, तो एक लाइन वाला इफेक्ट कितना होगा 1/4 पाई। इसलिए इस इक्वेशन में क्या आ गया 1/4 पाई, क्योंकि फोर्स उतने टाइम्स लेस हो जाता है। सो ये जो C की वैल्यू है 1/4 पाई, ये हो गया। दूसरा हमने ये देखा इफ परमिटिविटी इज मोर द फोर्स इज लेस, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, तो यहां पर हमने लगा दिया परमिटिविटी। ये तो ये किसके बदले में आ गया? C के बदले में। और अब हमारा फोर्स को हमने मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ में लिंक कर दिया। ये कांस्टेंट था, लेकिन ये किसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ यहां पर लिंक है ऐसा हमको नहीं दिखाता। सो जस्ट टू शो with which characteristic it is linked, we have linked it with permittivity. मीडियम में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, जैसे मीडियम की डेंसिटी हो सकती है। इसको मैंने रखा, इसकी डेंसिटी 30 है, इसकी जगह दूसरी चीज रखी, उसकी डेंसिटी 60 है। मीडियम की डेंसिटी चेंज हो गई, फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं पड़ा। इसी तरह से एक बार मीडियम सॉलिड रखा, एक बार मीडियम लिक्विड रखा, स्टेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार मीडियम कोल्ड है, एक बार मीडियम हॉट है, फोर्स पे कोई चेंज नहीं पड़ता। तो फिर फर्क किससे पड़ता है? व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम विच विल हैव इफेक्ट ऑन द फोर्स? Answer is there is one characteristic of the medium which will make the change, and we have given it a name, and that name is permittivity. समझ आया? क्योंकि मीडियम में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती, कलर भी हो सकता है। तो जैसे हीट वाले में आता है, दूसरी चीजों में आता है। व्हाइट कलर रखेंगे तो अलग इफेक्ट होगा, ब्लैक रखेंगे तो अलग होगा, रेड रखेंगे तो अलग होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल फोर्स में कलर, डेंसिटी, स्टेट, टेम्परेचर, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज का डिफरेंस आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक का नाम परमिटिविटी। समझ आया? सो दैट अफेक्ट्स द फोर्स, और इसलिए हमने इसको यहां पर रखा। मोर इज द परमिटिविटी, लेस इज द फोर्स। ये परमिटिविटी किसकी है? तो आंसर है ये परमिटिविटी मीडियम की है। तो हमने यहां पे M लिख लिया, और ये फोर्स मीडियम, और रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला रिमेन सेम, Q1 Q2 upon R square. This is Coulomb's formula for force between 2 point charges. और दोनों पॉइंट चार्ज की क्वांटिटी कितनी कितनी है? Q1 and Q2. And this is what permittivity of the medium. Now, this has been measured, and the measurement we found is that 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 11. और इसकी यूनिट बना लेते हैं, इसको यहां छोड़ दीजिए। दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 9 into 10 to the power 9। अरे मेरे से गलती। सो दिस इज 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है? दिस वैल्यू इज फॉर 1/4 pi epsilon naught, sorry, epsilon naught. I have to explain you what is the meaning of epsilon naught. This is epsilon for a given medium. Most of the time the medium we use is air. In our lab, anywhere there is air between the two charges. And if we go out of the earth, then even air is not there.
the density of air goes on decreasing, and finally we find that there is no air. That place, what we call is vacuum. But we don't know whether there is any material or there is no material, because we don't recognize that material. We don't know what that material is. So we have given it a name, free space. Free space. Okay. Now there we have put the two charges and we have seen the force is maximum. The permittivity is minimum. That permittivity, if we measure and if we write it, that permittivity we will mark as naught. This is permittivity of the free space. So, permittivity of free space, what is symbol of that? Epsilon naught. Okay. Epsilon medium, epsilon naught. This is for free space. Now, for free space, the value of 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. Right? This we will remember. अगर इससे हम epsilon naught की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे करेंगे? This will go here and this will come here. वो करके हमने इसको निकाला. Then we got epsilon naught is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12. ये आ जाएगा. ठीक है. और इसकी यूनिट्स फिर से आप डिसाइड कर सकते हैं. This will go here, this will come here. अगर ये यहां गया और ये यहां आया तो एप्सिलॉन की यूनिट बताइए. कूलम स्क्वायर. कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज वैल्यू ऑफ परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस. ठीक है. ओके, इसको नोट कर लीजिए. एंड दिस परमिटिविटी इज सपोज टू बी व्हाट? मैक्सिमम और मिनिमम? This permittivity is minimum, so the force between two charges is maximum in free space. Okay. Now, suppose we have given a medium between the two charges, the force will change. Why it will change? Because the permittivity will change. So, how many times will be the force decrease? पुराने फोर्स से, सॉरी, द फोर्स इन फ्री स्पेस से मीडियम डालने पर फोर्स हाफ हो गया. हाफ. तो हमने 1/2 हो गया. तो हमने बोला कि ये वाला जो मीडियम है इसमें हमने चार्जेस को रखा और फ्री स्पेस के कंपैरिजन में इसका फोर्स कितना हो गया? 1/2. सो द परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम इज 2. 1 अपॉन डिनोमिनेटर कितना? 2. So permittivity of this is 2. फिर से we have put this medium, this is here, this is here. This force has decreased, suppose 50 times than force in the air. Then what is permittivity of this? 50. Permittivity is 50. Again, we have taken two charges and we have dipped it in the water. वाटर में हमने जैसे ही डिप किया, इन दोनों के बीच का फोर्स 90 टाइम्स डिक्रीज हो गया. देन व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ दैट वाटर? 90. मींस जितने टाइम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगा दैट इज परमिटिविटी. परमिटिविटी. बट हम तो ये बात कर रहे हैं कि 8.85 10 to the power minus 12 ये सब कहां गया? So our answer is that what I am talking, 1/2, 1/4, 1/40, this is in relation to the force in the air. So we will call it relative force, and that permittivity is known as relative permittivity. Relative permittivity एयर के कंपैरिजन में. एयर में दो चार्जेस के बीच जितना फोर्स लगता है
वो हमको मालूम है। हमने ये बोला कि वाटर की परमिटिविटी 90 है, तो रिलेटिव परमिटिविटी 90 है, और इसका मतलब हम समझ गए। क्या मतलब है कि अगर पानी में डालोगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स? 90। अब मैंने आपको बोला कि ये एक एस्बेस्टस है, इस एस्बेस्टस की रिलेटिव परमिटिविटी 6 है, तो आप क्या समझे? यस, इसके दोनों तरफ चार्ज रखेंगे तो उसका फोर्स किससे कंपेयर करें? एयर से। तो कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा? 6 टाइम्स। इट विल बिकम 1/6। तो रिलेटिव परमिटिविटी बताने से हमको बात ज्यादा समझ में आती है। अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि इसकी परमिटिविटी 11.5 इंटू 10⁻⁻11 है, तो कितनी है उसको इमेजिन करने में हमको बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूंगा कि इसकी रिलेटिविटी 20 है, वी विल स्ट्राइक इमीडिएटली कि इसमें फोर्स कितना कम कर देती है, ये 20 टाइम्स। सो रिलेटिव परमिटिविटी इज अ वेरी गुड नंबर टू वर्क विथ। सो we will see what is relative permittivity. Relative permittivity, we will call it epsilon relative. This is the permittivity of that material divided by permittivity of free space. This is relative permittivity of this medium. ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बट वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्सेस। अगर फोर्सेस के लिए हम इसको लेंगे तो देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी इज फोर्स बिटवीन चार्जेस विथ फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। ऐसे उल्टा हो गया, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर्स इन मीडियम कैंसलेशन करिए, ये दोनों कैंसल, और ये ऐसा उल्टा होके ऊपर चला गया, एंड व्हाट वी गेट इट, सो बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी हमको किसका रेशियो देती है? फोर्स इन एयर, फोर्स इन मीडियम। ये तो जितने टाइम्स ये फोर्स कम होता जाएगा उतनी रिलेटिव परमिटिविटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज याद रखिए। बाद में जाके हम पढ़ेंगे कि ये रिलेटिव परमिटिविटी एक दूसरे कांस्टेंट के बराबर होती है, विच इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंसुलेशन को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। सो दिस इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइलेक्ट्रिक जब हम पढ़ेंगे तब उसमें आएगा, और उसके लिए हमने फिक्स सिंबल बनाया के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। अब ये फॉर्मूला यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? के, और हम क्या लिख सकते हैं? ई आर, बोथ आर सेम वैल्यू। ओके, अब यहां पर एक चीज और देखिए, इसी से हमने डिराइव किया परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। इसको यहां ले जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू हम ई आर की जगह एप्सिलॉन नॉट ई एम, ई एम के लिए इसको यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? हमारा फॉर्मूला है फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई मीडियम दिस
Now this I can write as 1/4 pi, यहां से this 4 pi epsilon naught इसको ये लिखा जा सकता है, एंड दिस इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वेयर. Why should I write it? ये तो अच्छा था, लेकिन जब अगर मैं इसको यूज करता हूं, if I use this, I must remember the value of EM. Here I must remember the value of ER, क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, 9 into 10 to the power 9. ठीक है, सो आई मस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ER, और ER की वैल्यू याद रखना ज्यादा इजी है, क्योंकि वो वैल्यू कैसी है, 10, 20, 6, 90. और EM की वैल्यू क्या होती है, दैट इज इन डेसिमल इनटू 10 to the power so and so. That is difficult to remember. So this ER gives us a comparison. So we write our formula in this way. और हम इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं. Later we will come to know that this is K. So force in a medium is 1/4 pi epsilon naught K. Q1 Q2 upon R square. This is our ultimate formula. Okay, now here if we want to find out what is the relative permittivity of the free space or relative permittivity of air. Okay, ideally speaking, what should I write here? Approximately what do we say, that free space is as good as air, right? पर ideally क्या है, free space. Now what is the relative permittivity of free space? तो ये किसकी relative permittivity है, मीडियम की. These two are linked. Relative permittivity of medium, denominator. Now what is relative permittivity of free space? So what we will write here, force in free space divided by force in free space. कितनी आ गई, दोनों एक जैसे हो गए. So it is 1. So we will remember what is relative permittivity of the free space, 1. ये आप याद रखेंगे. Next, any medium we place between the two charges, the force always decrease. It is found that force always decrease. इसका क्या मतलब है, हर एक की परमिटिविटी कैसी है, मोर देन 1, तभी तो ये लेस देन 1 होगा. फोर्स विल बी दिस फोर्स ER पे डिपेंड करता है. दिस ER हैज टू बी मोर देन 1, देन ओनली दिस फोर्स विल डिक्रीज. सो रिमेंबर दिस, ER फॉर फ्री स्पेस इज 1. Force is maximum in free space. Number 1. Number 2, any medium has any medium has permittivity less than 1. हर मीडियम की परमिटिविटी, अरे मैंने गलत लिख दिया, इट शुड बी मोर देन 1. तभी फोर्स कैसा होगा, लेस देन दी फोर्स इन एयर. ठीक है, तो याद रखिए परमिटिविटी हमेशा 1 से ज्यादा होगी ही. बाई चांस अगर आपको कहीं दिख गया परमिटिविटी 0.7, इट्स रॉन्ग, नहीं हो सकती. तो सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, फ्री स्पेस की. सबसे ज्यादा फोर्स किसमें होता है, फ्री स्पेस में, जबकि दो चार्जेस के बीच में कुछ भी नहीं है. कोई भी चीज आएगी तो उसको डिस्टर्ब भी करेगी, और डिस्टर्ब करेगी तो फोर्स कम होगा.
फोर्स कम का मतलब परमिटिविटी ज्यादा, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये जो EM है इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या चीज है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है? ऑल दीज वर्ड्स you must be acquainted with. Okay, so this gives us the Coulomb's law, right? Now, one question sometimes it is asked, what are dimensions of permittivity? Or find out the dimensions of permittivity. It's a very rare question. Normally class 11th में आता है, पर है किसका? क्लास 12th का। So when you go to competitive, ये competitive का बन जाता है because they are both are combined. तो इसकी dimensions निकालिए। कैसे निकालेंगे आप? आंसर है यूनिट से निकालेंगे। परमिटिविटी की यूनिट हमने लिखी हुई है, डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी की यूनिट ये देखिए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये क्या है? इसकी यूनिट। अब इनकी डायमेंशंस बताइए। व्हाट इज कूलम? कूलम इज चार्ज, और चार्ज की डायमेंशंस क्या होती हैं? अगर अभी आपको नहीं मालूम या आपको याद होगा, A इंटू टी। A इज एम्पियर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ करंट, इंटू टाइम। करंट इंटू टाइम इज चार्ज। हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सो दिस वी कैन राइट एज A2 T2। न्यूटन, बाकी दोनों डिनोमिनेटर में है। न्यूटन इज फोर्स, फोर्स का बताइए। मीटर स्क्वायर, ठीक है? अब कैंसलेशन कर लीजिए, नहीं होता है तो पूरा लिख लेते हैं। पहले m की पावर -1, L -2, T ये ऊपर चला जाएगा, 4, A 2। These are dimensions of permittivity, ठीक है? So ये क्वेश्चन सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, बट यू कैन डू इट वेरी वेल। तो जिस चीज का आपको यूनिट मालूम है उसके आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अगर आपको यूनिट नहीं मालूम है तो फॉर्मूला मालूम होगा। तो हमने इसकी यूनिट कैसे निकाली? फॉर्मूला से निकाली। तो पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मूला से यूनिट बनाइए। दूसरा स्टेप, यूनिट से डायमेंशन बनाइए किसी भी चीज की, ठीक है? ओके, तो अब हर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की इस तरह से डायमेंशंस बनाते जाएंगे। तो अभी हमने पहले क्या पढ़ा है? चार्ज। तो चार्ज की डायमेंशंस क्या होती हैं? A इंटू टी, करंट इंटू टाइम, फंडामेंटल्स में। और उसके बाद हमने ये पढ़ा एप्सिलॉन, इसकी ये हो जाएंगे। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं। कूलम्स लॉ किसके बारे में बात करता है? फोर्स के बारे में। ओके, अगर ये फोर्स के बारे में बताता है तो फोर्स में दो चीजें होती हैं। फोर्स हैज गॉट ए मैग्नीट्यूड and force has got a direction. What is shown by this 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square? This talks about magnitude, not dimensions. So this formula F is equal to this is not a complete formula because it does not say about direction. So we must have a formula which will speak about the direction also, and that we will call vector form of Newton's law. Vector form of Newton's law. So vector form of Newton's law tells us about magnitude as well as direction of force. So
So now we will study vector form of Coulomb's law. Okay, this will tell about vector form of Coulomb's law. This will indicate the magnitude as well as direction of the force. Okay, now we will go for Coulomb's law vector form. For vector forms of Coulomb law, we will make certain indications of direction. डायरेक्शन को किस तरह से दिखाना है. One charge and the other charge both are placed at any place and we will join the two. उसको join करेंगे तो एक लाइन बनेगी. Okay. This is Q1, this is Q2. This is a line from Q1 to Q2 and this line indicates direction also. ये जो डायरेक्शन है from Q1 to Q2, अगर if I write from Q1 to Q2, then this is the direction. If this is the direction, I have to give it a name. इसको मैंने नाम दिया, the magnitude is R and here I write the number either 1 2 or 2 1. Now here there is no rule or no law as such. This is our convenience, convention we make it कि हमें इसको किस तरह से लिखना है so that we make a common understanding कि इसका meaning क्या होगा. So according to NCERT and according to other physicians, we have made it like this. Convention is R. R is pointed towards what? 2 and it starts from 1. So we will write it R towards 2 from 1. R to 1. So पहला नंबर, फर्स्ट नंबर कौन आएगा? जिस तरफ पॉइंट करता है. सेकंड नंबर कौन सा लेना है? जहां से स्टार्ट होता है. वी कुड हैव रिटन इट R12 ऑल्सो. फिर हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप करते कि पहला नंबर किसको देना है? जहां से स्टार्ट करता है और बाद वाला नंबर कौन सा? जहां एंड होता है. हमारे पास दोनों चॉइस थी. कौन सी चुनी हमने? द फर्स्ट नंबर इज 2, सेकेंड नंबर इज फ्रॉम. सो R21 मीन्स R2 फ्रॉम 1. ठीक. Now this force, these two are positive charges. It will apply a force of repulsion on it. What will be the direction of that force? The answer is Coulomb said the force will be always along the line joining the two charges. Force always That means if it is a repulsive force, it will be in this direction. If it is a attractive force, it will be in this direction. But both the directions are along the line. ठीक है? लाइन से इधर या इधर नहीं जा सकता. ठीक. Now, if there is a repulsive force or attractive force, whatever it is, मुझे इस फोर्स का नाम रखना है. This. अब ये इसको रिपेल करेगा किस डायरेक्शन में? This force and this force in the language of vector, are they same forces? No. Why?
It indicates in this direction, this indicates in this direction, so they are not same. Same vector कौन से होते हैं? When both are in the same direction. तो ये दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं. अगर दोनों अलग अलग फोर्सेस हैं तो हम पहचानेंगे कैसे? How we give the nomenclature to these forces? So nomenclature सुनिए. This will be force on charge number 2 by charge number 1. यहां पर हमने क्या दिया था? ये सब नोट कर लीजिए, आगे से आपको याद रहना चाहिए ये इंडिकेटर यूज करने. अगर हम ये इंडिकेटर यूज करते हैं, नाउ यू विल टेल मी, यहां जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के नीचे न्यूमेरिकल क्या दे? फोर्स ऑन. पहले किसको लिखना है? ऑन. ये किस पर लग रहा है? 1 पे कि 2 पे? 1. सो फोर्स ऑन 1 बाय 2. ठीक है. और this is a vector quantity, so this and this. You see, we are transforming to vectors, and now all our quantities are vector quantities having magnitude as well as direction. ये direction को बताने का तरीका. This force is on to from 1. Suppose this is a charge Q1, this is a charge Q2, this is a charge Q3. Okay. This charge is attracting it in this direction, this charge is repelling it in this direction. इस फोर्स का नाम बताइए. फोर्स ऑन क्वांटिटी आई एम नॉट आस्किंग. हाँ, फोर्स ऑन 1 बाय 2. ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, एक फोर्स लगा रहा है. इस फोर्स का नाम बताइए. फोर्स ऑन 1 बाय 3. राइट. अब suppose I give you an exercise like this. Where is the force 3-1? क्या करोगे आप? किस किस को मिलाओगे? 1 and 3. सॉरी, मैंने 1 बनाया ही नहीं था. यस, किस किस को मिलाएंगे? 1 और 3. अब एरो किधर? Oh, that depends upon whether it is repulsion or attraction. पर लाइन तो यही रहेगी. अब ये वाला फोर्स इस पर लग रहा है कि इस पे लग रहा है? 3 पर लग रहा है. और लगाने वाला कौन? 1. So if this both are positive, then this is the vector. ये वाला वेक्टर क्या है? F3-1. Okay, now tell me, where is F4-5? Yes, 4 and 5. और किस पर फोर्स लग रहा है? Yes, the force is applied on 4, whether it is attraction or repulsion. Suppose it is negative, this is positive, then this is the force. और इस फोर्स का नाम क्या? नहीं, किस पर लग रहा है? F on 4 by 5. This is attracting this. ये भी इसको अपनी तरफ खींचता है. इस फोर्स का नाम बताइए. फोर्स ऑन 5 by 4. This is F5-4, this is F4-5. ठीक है. So now you are acquainted with nomenclature. Now come here again. This is vector 2-1. What will be the unit vector of this? The answer is unit vector will be R21 cap.
ठीक है, दिस इज द यूनिट वेक्टर और R21 वेक्टर. यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1 एंड इट हैज द सेम डायरेक्शन. मतलब यूनिट वेक्टर से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें सिर्फ डायरेक्शन आ जाएगी, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 1 से मल्टीप्लाई किया तो. दैट मीन्स इफ वी वांट ए नंबर टू बी कन्वर्टेड टू वेक्टर, व्हाट इज द सिस्टम? वी मस्ट मल्टीप्लाई विद यूनिट वेक्टर in the direction it is working. Okay, now I want to write F21. First, magnitude. How do we write a vector quantity? First we write a magnitude and then we write direction, unit vector. So the magnitude is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, which are, this is magnitude only, we can keep it R as it is. Yeah, otherwise the appropriate thing is we write it R21, make it modulus. When we make it modulus, it loses its direction. ठीक है, अब ये क्या बन गई? Scalar quantity, and we make a square of it. It is same thing as R square. So we can write this, or we can write a simple R square, no matter. This is magnitude और इसके साथ हमने इसको डायरेक्शन दे दी. How? R यूनिट वेक्टर. अब ये बताइए F21 इस तरफ है कि इस तरफ है? ये दोनों प्लस हैं. दिस इज द डायरेक्शन. इस डायरेक्शन को मुझे डायरेक्शन 2-1 लिखना है या 1-2 लिखना है? 2-1. So this is R21. ठीक है, ओके. दूसरा देखिए, हाउ मच इज द फोर्स ऑन दिस? F12, this is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square. मैग्नीट्यूड इज सेम. इसकी डायरेक्शन इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, तो इसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर बोलिए. टुवर्ड्स व्हाट? R12. टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2. R12. दिस इक्वेशन इज वेक्टर इक्वेशन. देखिए, वेक्टर वेक्टर, दिस शोज द डायरेक्शन. दैट this force has a direction 2 to 1, this force has a direction 1 to 2. Because it is telling direction, this is vector equation. Correct? Now we know that R12 and R21 इनका आपस में क्या रिलेशन है? बोथ आर यूनिट वेक्टर्स. तो इनका रिलेशन है that they are opposite to each other. इसका ये मतलब है कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं. पर अगर इन केस एक यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को हम उल्टा कर दें, देन इट इज इक्वल टू द अदर वन. सो वी कैन राइट इट, इट इज नॉट इक्वल टू R21 बट इट इज इक्वल टू माइनस R21. इफ R21 इज रिवर्स्ड, माइनस किया, तो ये किसके बराबर हो गया? R12. सो R12 इज इक्वल टू माइनस R21. यहां पर वैल्यू रखिए. Therefore, F12 is equal to minus F21. क्योंकि दोनों में क्वांटिटी सेम है, एक में R12 है और एक में R21 है. What does it show? It shows the forces on two charges are equal. Yes. The forces are equal and opposite.
ओके, अब ये हमने एक देखा वेक्टर। एक दूसरी चीज, हमको यूनिट वेक्टर नहीं दिया गया है। सपोज व्हाट इज गिवन टू अस इज वेक्टर आर and we have to find it, we have to write it in the terms of vector r. Then we have another format to write it. दूसरा format देखिए, second format, f21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। अब क्या करना है, यहां पर मुझे यूनिट वेक्टर नहीं लिखना है। I want to write full vector here. That is what I know. तो मुझे वही लिखना है। तो क्या करना होगा, तो हम एक फॉर्मूला याद करते हैं। वो फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। याद है आपको, यही यूनिट वेक्टर होता है। फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर। सो फुल वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये इक्वेशन, ये रिलेशन हमको मालूम है। ओके, सो व्हाट आई डू इन दिस फॉर्मूला, आई मल्टीप्लाइड दिस एंड दिस विद आर। तो ये क्या हो जाएगा, आर इंटू आर यूनिट वेक्टर, आर इंटू आर यूनिट वेक्टर। देन व्हाट आई कैन राइट, फुल वेक्टर, फुल वेक्टर। So this I can write it this way, R21 full vector, और नीचे में मुझे क्या लेना पड़ेगा, R। So अब ये देखिए, this R and this R, they will get multiplied, and what we get here is F21 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r cube, and this is r21। ठीक है, this is another way of writing it. In that format it was unit vector, in this format it is full vector. So when full vector is given, we will use this format. If unit vector, we will use that format. Now you will tell me what is F12। यहां क्या लिखना है, दिस डन, ठीक है। ओके, दिस आर इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड और इसका क्यूब, क्यूब, ठीक है। दिस इज एप्रोप्रिएट फॉर्म, पर हम इतना लिखने की मेहनत नहीं करना चाहते। वी राइट इट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस नहीं, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ आया, ये आर वेक्टर है या नहीं है शो नहीं करता, पर ये कंफर्म करता है कि बेसिकली आर कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। अभी हम क्या ले रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड। समझ आया, ये डिफरेंस होता है मॉडुलस यूज करने का। सो दिस इज द एप्रोप्रिएट फॉर्म। दिस इन्फॉर्म अस दैट बेसिकली इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एट दिस ओकेजन वी आर टेकिंग इट मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, ये हो गया। नाउ वी कम टू अनदर फॉर्मेट। नाउ सपोज इट इज गिवन टू अस that there are two charges q1 and q2 which are located on coordinate system, and their coordinates are their position vectors are r1 and r2. What does it mean? It means
there is a coordinate system from origin. This is a position vector r1 and here is one charge q1. q1 is located with position vector r1. q2 is located with position vector r2. So what are the given quantities? q1, q2, r1, r2. Write down the force between them. ये हमारा एक्सरसाइज है. Okay, now we have to write down the force with all these four quantities. This is vector, this is vector. These two are scalars. Okay, now how to find out the force between them? First thing, the Coulomb's law said the force is along the line joining the two charges. So we join the two charges and make a line. That is this line. Okay. This is the line. So the force will be along this line. Suppose both the charges are positive charges. Then the force on this will be in this way, this, and force on this will be this way. Correct? Okay. Give me the name of this force. आपने क्या लर्न किया है? फोर्स के आगे क्या नंबर लिखूं? हाँ, 2 1. करेक्ट. दिस इज फोर्स 2 1. दिस इज ओके. ये जो लाइन है, वी नीड ए डिस्टेंस बिटवीन टू. लेट दिस डिस्टेंस बी r. व्हाट विल बी दी डायरेक्शन? Direction, it may be on this way or this way. We have to find the name of it. देखिए, if we write this direction, तो इस R का नाम क्या होगा? R12 और R21. करेक्ट? 2 1. इस R21 का इस R1 और R2 से क्या रिलेशन है? ट्रायंगल लॉ लगाइए. किस दो को ऐड करने से कौन सा थर्ड आएगा? यस. नो. दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस. सो दिस इज R1 प्लस R21 इज इक्वल टू R2. So how much is R21 equal to? R2 minus R1. तो हमेशा याद रखिए, आगे से हम ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे. If there are two position vector y1 and y2, then what is the displacement vector between those 2 points? Answer y2 minus y1. ठीक है ना? तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट कितना आया? R2 minus R1. एंड वेयर इज दैट डिस्प्लेसमेंट? हियर इज द डिस्प्लेसमेंट. तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? दिस वी कैन राइट एज R2 minus R1. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आंसर है फॉर मैग्नीट्यूड वी विल जस्ट पुट मॉडुलस, तो वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा. नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूला. Force on 2 due to 1. 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon Q. वेक्टर फॉर्मूला में हम नीचे क्या लिखते हैं? Q. और ऊपर क्या लिखते हैं? फुल वेक्टर. फुल वेक्टर कौन सा लेना है इसमें? R21. लेकिन R21 तो हमारी गिवन क्वांटिटी नहीं है. Yes, तो R21 किसके बराबर है? So here we will write R2 minus R1 divided by Q.
What is the modulus? The magnitude. Yes. R2 minus R1. Now in this formula, what are the quantities used? Q1, Q2, R2, R1, R2, R1. ठीक है, तो गिवन क्वांटिटी में ये फॉर्मूला बन गया. क्या क्या गिवन था हमको? There are two charges Q1 and Q2 placed at the position R1 and R2 with respect to an origin. ठीक है, so what is the force between the two? This is the force between the two. So this is वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. अब इसी के बेसिस पर इसे मुझे लिखवा दीजिए F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यस अपॉन. हाँ, वैसे उसमें कोई डिफरेंस नहीं है बिकॉज ऑफ मॉडुलस. ठीक है, दिस इज द वन. और अभी जो आप लिख रहे हैं ये करेक्ट है. जो आपको हैंडबुक मिली है अगर उससे नहीं मैच करता होगा तो कर लीजिएगा. हाँ, क्योंकि वो 2-3 साल पहले मैंने लिखी थी, हो सकता है R1 R2 इधर उधर. उस समय हम पढ़ाते थे R12, लेकिन बाद में मैंने देखा बहुत कंफ्यूजन होता है. सो आई पुट इट दिस वे कि R को भी 2-1 लेना है और F को भी 2-1 लेना है. तो उसमें क्या होगा, उसमें ये फॉर्मूला आप देखिए. व्हेन F इज 2-1 R इज ऑल्सो 2-1. F is 1-2 R is 1-2. सेम थिंग हियर. F2-1 2 minus 1, राइट? और ये 1-2 है तो ये भी 1 minus 2. So this is vector form of Coulomb's law. This is sometimes asked in the examination. Okay? और इसकी बाद में हमको जरूरत भी पड़ेगी. So now we'll study Coulomb's force. This is a force. This will also follow the different laws of force. And one system of force, calculation of forces, having the law superposition of forces. When there will be superposition of forces? Answer: when one charge is having forces due to many other charges. So सबसे पहले हमको इसमें एक चीज स्टडी करनी है. If there is this charge Q1, there is charge Q2, they are having a force between them. Between them means this is applying force on this, this is applying force on this. याद रखिए, force is always applied on a material. बीच में कोई फोर्स नहीं होता. अगर हमसे कोई पूछेगा यहां फोर्स कितना है, there is no force here because there is no material. मटेरियल होगा तो फोर्स लगेगा. तो फोर्स किस पर है? Q2 पर और Q1 पर दोनों एक दूसरे पर अपोजिट फोर्स लगाते हैं. So we use a language, the force between them. Otherwise there is no force between them. Force on each of them. This is the correct language. So the force on each of them, we know how much is that. Suppose this force, this is 100 Newton and we place another charge here minus. इस Q1 को पहले सिर्फ इसको खींचना था, अब इसको भी खींचना पड़ रहा है. What will happen to this force? Whether it will become less, more or same? The answer we have found it is same. क्यों? चारों तरफ इसने अपनी रस्सियां फैलाई हुई हैं. ये वाली रस्सी पे कोई अंतर आया क्या? नहीं, ये तो अपनी जगह है. सो दिस फोर्स ऑलवेज रिमेन सेम. ठीक है. अब हमने क्या किया, यहां पर एक चार्ज रखा, या प्लस Q4. ये इसको ऐसे पुश कर रहा है. कितने फोर्स से? 60. अब same line, what will be change in this 100 Newton? Answer: no change.
एक को वो पुल करता रहेगा 100 न्यूटन से और दूसरे को 60 न्यूटन से पुश करता रहेगा। नो इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल 100 न्यूटन। समझ आया? ये जो है 100 न्यूटन, दिस इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। 60 न्यूटन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज ऑफ एनी अदर चार्ज। सो यू कैन राइट इट, दिस रूल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द electrostatic charges. The force between two charges is independent of presence of any other charge. Presence of any other charge. ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? Force between two charges. But when we talk about force on one charge, तब क्या होता है? ये क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो इंडिविजुअल चार्जेस के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा, भले आप यहां कितने भी फोर्स लाके रखिए। लेकिन एक चीज देखिए, ये अगर एक चार्ज है और इस पर मैं पूछता हूं अभी कितना फोर्स लग रहा है, द आंसर विल बी, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है 100 से, ये इसको ढकेल रहा है इधर। तो इस पर लगने वाले फोर्सेस, how do we calculate? This is 100 Newton because of this. इसका नाम क्या? F on 1 due to 2. ये इसको पुश कर रहा है इस तरफ, इसका नाम बोलिए F on 1 due to 4. ये वाला माइनस प्लस, ये इसको अपनी तरफ खींचता है ऐसे, दिस। इस फोर्स का नाम बोलिए ड्यू टू 3। इस पर्टिकुलर सिंगल चार्ज पर 3 फोर्स लग रहे हैं, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? क्या 100, 60 या कुछ और F3? तो आंसर इज नो, इट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो जब हम एक सिंगल चार्ज पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल मेक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। लेकिन दो चार्जेस के बीच जो फोर्स है, इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। दोनों का अंतर समझ आ रहा है? फोर्स बिटवीन द टू विल नॉट चेंज, बट फोर्स ऑन ए सिंगल may change if there is another force here. So ये जो प्रिंसिपल है, this is known as principle of superposition. Principle of superposition, force on a charge is vector sum of forces due to different charges around it. This is force on charge number 1 is equal to force on charge number 1 due to charge number 2 plus force on charge number 1 due to charge number 3 plus force on charge number 1 due to charge number 4 and so on. देखिए हर एक में पहले क्या आ रहा है? Yes, force on 1
फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, फोर्स ऑन 1, जितने भी नेबरहुड में चार्जेस हैं उनके फोर्स ऐसे। अब इसको मैं इस तरह से लिखता हूं, 1/4πε0 कांस्टेंट, इसमें क्या आएगा Q1 Q2 अपॉन R12, या इसकी जरूरत, हाँ, R12 स्क्वायर प्लस दिस इज Q1 Q3 अपॉन दिस इज R13 स्क्वायर प्लस Q1 Q4 upon R, this is how much will be 1/4, no, let me correct it, 3, this is R14, this is R13, this is R12 प्लस सो ये देख, ये फॉर्मूला किसका है? फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1। ये फॉर्मूला किसका है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, ये वाला फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, राइट? ये ओके, एंड ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, इट्स ए वेक्टर फॉर्म, and this gives us the total force on 1. Is it clear? This is known as principle of superposition. इसकी हमको प्रैक्टिस करनी है, so in next class we will practice it. ठीक है? Okay, so this is Coulomb's force. Coulomb force के लिए we will also do a comparison, Coulomb force or gravitational force. Why should we do the comparison? Because these are the only two forces created by matter. Matter ही gravitational लगाता है, matter ही Coulomb force लगाता है, charge का force लगाता है. Then there must be some similarities and there must be some differences. So in the next class we will do similarity and differences with gravitational force, and we will also do numericals on Coulomb's force. Thank you.